नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक सुखद समाचार, हालांकि हमारे देश के जो है उद्योग से संबंधित है, हमारे देश के आर्थिक हितों से संबंधित है और लोग अखबारों में सुने भी होंगे। एक इलान मस्क नाम का एक उद्योगपति है, शायद अमेरिका का या कहीं का, जिसने ट्विटर को खरीद लिया है और पता ये चला है कि वो चीन से मिल करके भारत में जो ऑटोमोबाइल उद्योग जो है, गाड़ियां बनाने वाला टेस्ला करके बनाने की जुगत में था। तो इलान मस्क की चतुराइयों को मोदी सरकार ने पहचान लिया और फिर इसके बाद वही इलान मस्क जो है चीन के इशारे पर या कुछ सोच रहा था कि वो चीन में इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करे और भारत में जो है, जो हमारा ऑटोमोबाइल उद्योग है, माने 4 पहिया है, 2 पहिया है, जो भी है, इस उद्योग को वो दुष्प्रभावित करे। तो किसी तरह से ये इलान मस्क और इसी इलान मस्क के विषय में तमाम कसीदे पढ़े जा रहे थे। हमको याद है सोशल मीडिया पर इसकी कामयाबी के तमाम जो देश विरोधी मीडिया है हमारे देश का, और सोशल मीडिया पर उसके तारीफ के तमाम कसीदे पढ़ रहा था और कितना खतरनाक था वो, कितना खतरनाक है कि चीन के इशारे पर और हमारा ये भी जान लीजिए कि जो ऑटोमोबाइल उद्योग हमारे और करीब जो है 8 लाख 8 लाख करोड़ का या मतलब 8 ट्रिलियन रुपए का वो बिजनेस करता है, जिसमें कि नहीं 8 नहीं बल्कि 12, जिसमें कि 12 या 10 के आसपास है, जिसमें कि 7 जो है वो बाहर वो निर्यात करता है, 3 या 4 जो है वो घरेलू। तो ये बहुत बड़ा योगदान है उसका। इस जो ये तबका है हमारे उद्योग का, ऑटोमोबाइल का, उसको तबाह करने की एक बहुत जुगत कर रहा था इलान मस्क जो है चीन के इशारे पर। तो योगी सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उसकी धूर्तता और चतुराई को भांप गए
और उसको इसका मौका नहीं दिया। पता चला है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आई हैं कि कितने अरबपति हैं हमारे देश में जो भारत विरोधी जो और चीन समर्थक जो गतिविधियां हैं उसमें अपना वो निवेश कर रहे हैं। तो ये सारा जो है जिम्मेदारी बनती है हमारे मोदी सरकार की और श्री मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं कि ऐसे अरबपतियों के या धनाढ़ियों के का पता करें जो कि देश विरोधी गतिविधियों में इस तरह से वो लिप्त है। अब आ जाइए भारतीय आवाम ताकत दल देश की मजबूती के लिए और हमारे भारतीय भाई बहनों में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव और एक भारतीय माहौल लाने के लिए जो कोशिश कर रहा है अभी फिलहाल YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से, और इसमें जो बाधाएं आ रही हैं खास करके इन समूह ने जो एक विषाक्त वातावरण बनाया हुआ है अब तक जीएनपीसी और जीएनपीसी के साथ साथ जो है जीएनपीसी जो विघटनकारी ताकत है उसके साथ और भी जो विघटनकारी ताकत जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, और तो वो जो है ये सभी जो है भारतीय माहौल के सर्वथा विरुद्ध हैं। तो उनकी भी असलियत को लाना आवश्यक मानते हुए भारतीय अवाम ताकत दल ने उनकी असलियत को अपने अवाम के सामने रखना आवश्यक समझा। और सबसे बड़े जो दुखड़े की बात यह है कि जिस देश को आवश्यकता है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा जो कि कर्नाटक से थी, और सुब्रमण्यम भारती जो है वो तमिलनाडु से थे, और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार से थे। बाकी तो आप लोग जानते होंगे कि भगत सिंह हमारे पंजाब के थे, सुभाष चंद्र बोस कटक उड़ीसा के थे, अंबेडकर साहब जो है जो महाराष्ट्र के, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, रानी चंद्रिमा कर्नाटक की, रानी गडलियू, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू नागालैंड की, जो है जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर और हमारी आपकी आज़ादी की खातिर, इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते प्राण दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। तो देश को आवश्यकता है इनके वातावरण की, लेकिन इन समूहों को देखिए, ये देश में उनका वातावरण बनाए हुए हैं जो इस देश के सबसे घातक गद्दार है। मोहनदास करमचंद गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, और जब उनकी असलियत कि वो कितने घातक गद्दार हैं इस देश के, ये तथ्य अपनी आदरणीय आवाम के सामने रखा जा रहा है, तो तरह तरह की कुतर्क जो है सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि यूट्यूब वाले सर
मर्यादा का ख्याल रखें। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर जो है मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू से इतनी ईर्ष्या जलन क्यों है। कुछ कह रहे हैं कि नेहरू गांधी के पीछे पड़ने से क्या होगा। कुछ कह रहे हैं कि पुरानी बातें क्यों ला रहे हैं। इस तरह के कुतर्क जो है, जबकि जितने तथ्य उनकी गद्दारी के विषय में रखे गए हैं, जिन तथ्यों को इन सबों ने जेएनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकार गिरोह के द्वारा, अपने चाटुकार मीडिया और चाटुकार पत्रकार गिरोह के द्वारा, अपने चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा जो है इन तथ्यों को छिपाया गया। इन मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के गद्दारी के पापों को ढका गया और उनके प्रति एक झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण बनाया गया और पूरे देश में और लोगों के जहन में यह ठूसा गया। हर स्कूल में आपको दिखाई पड़ेगा इन्हीं गद्दारों की फोटो दिखेगी। हर प्राइमरी स्कूल के किताबों में इन्हीं गद्दारों की फोटो दिखेगी। और भारत में हर ईंट, हर पत्थर, हर गली, हर जो है वो माने आपका हवाई अड्डा, शिक्षण संस्थान और भी संस्थान इन्हीं गद्दारों के नाम से जो है वो इन्हीं गद्दारों के नाम से पटा पड़ा है। और सब कहते फिरते हैं कि ये देश गांधी का देश है, नेहरू का देश है। आज जब उनकी असलियत रखी जा रही है तो इस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं कि पुरानी बातों को क्यों खड़ा जा रहा है। आज जब ये बताया जा रहा था कि ये गांधी इस मुल्क के लिए कितना खतरनाक और गद्दार था, जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के लिए कितना खतरनाक और गद्दार था। जब ये तथ्य जो है भारतीय जनता दल अपनी आवाम के सामने रख रहा है, आवाम इसमें इसके प्रति जागरूक भी हो रही है और इन खतरनाक तथ्यों को इन सबों ने वो दबा के रखा। तो इस तरह तो उन तथ्यों पर कोई जवाब इन सबों को नहीं बनता है, इसलिए कि वो ये उनकी करतूत है। तो उन करतूतों पर इन सबों को कोई जवाब नहीं बनता है, एक कुतर्क लेके चले आते हैं। कोई कहता है क्या नहीं जो है पुरानी बातों को क्यों उखाड़ रहे हैं, नेहरू गांधी के पीछे पड़ने से क्या होगा, नेहरू गांधी से ईर्ष्या और जलन क्यों रखते हैं। यूट्यूब वाले सर मर्यादा का वो ख्याल रखें। इस तरह के कुतर्क सब पर जवाब देने के लिए जवाब देना आवश्यक नहीं है। जो लोग जो है मर्यादा की बात करते हैं, उन्हीं से एक सवाल है कि ये नेहरू जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के प्रति जो उसने बर्ताव किया और उस बर्ताव के तथ्य को इन सबों ने जो दबा के रखा, उसका नमूना और उसकी जानकारी क्या हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को नहीं मिलनी चाहिए। जब जो है हमारी जो है आज़ाद हिंद फौज जिसका निर्माण किया हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उसको यही कांग्रेसी उस समय, अब आप लोग जान लीजिए, उसको यही कांग्रेसी जो है माने यही मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू अपने कांग्रेसी चमचों से कहलवाते थे कि ये किराए के टट्टू हैं। तो कांग्रेसी जो है आजाद हिंद फौज को बोलते थे कि
कि ये किराए के ये भाड़े के सैनिक है, किराए के टट्टू हैं, ये कांग्रेसी बोल चुके हैं। तो जो मर्यादा का उपदेश देने वाले पत्रकार जो खड़े हो गए हैं, जो कि इन्हीं गद्दारों के बचाव में जो कि अब तक बचाव कर रहे थे, उनसे ही सवाल है। तो वो जो कांग्रेसी हमारे आजाद हिंद फौज को किराए के टट्टू बोलते थे, तब उसमें मर्यादा कहां गई थी बताएं। और जब हमारी आजाद हिंद फौज 1945 के आसपास इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा, जो कि इसमें नागालैंड की राजधानी है, आ गई थी, तो कांग्रेस की तो सांसें जो फूल रही थी वो फूल ही रही थी। ज्यादा तकलीफ हो रही थी इंग्लैंड और अमेरिका को कि ये सुभाष चंद्र बोस का शासन स्थापित होगा तो क्या असलियत है इंग्लैंड की, क्या असलियत है अमेरिका की, वह भी सामने जो है वो आ जाती। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसमें टेलीग्राम आते थे इन दोनों को, मोहनदास करमचंद गांधी को भी और जवाहरलाल नेहरू को, और जो कि उसमें और कोई साधन, संचार का साधन था नहीं, न तो टेलीफोन था और न तो मोबाइल था, न तो इंटरनेट था, सिर्फ एक ही साधन था, टेलीग्राफ, और टेलीग्राफ का टेलीग्राम। उस टेलीग्राम में इन दोनों से, इंग्लैंड से और अमेरिका से, यही लिख के आता था कि इस सुभाष को भारत की धरती पर आने से कैसे भी रोको, अन्यथा इस नेहरू की क्या विसात है, गांधी के भी राजनीतिक जीवन पर, उसके राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ा ग्रहण लग जाएगा। ये दोनों के दोनों भारत विरोधी गतिविधि में लग गए। मोहनदास करमचंद गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो, उसमें आकाशवाणी तब भी थी, तभी आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो थी, ऑल इंडिया रेडियो पर उस आजाद हिंद फौज के खिलाफ, कौन सी आजाद हिंद फौज, जो कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी, उस आजाद हिंद फौज के खिलाफ ये मोहनदास करमचंद गांधी भारत के लोगों को या भारतीयों को, या वो भारतीय जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, दोनों को आजाद हिंद फौज के खिलाफ इसने उकसाया और भड़काया। तो हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम खुद फैसला करे कि इस गांधी से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा। तो इस पर सब जितने भी ये चमचे हैं, जीएनपीसी के चमचे पत्रकार हैं, वो जवाब दें। इस पर जो है, जो मोदी के जो अंधभक्त है वो जवाब दें कि इस पर जो है कौन सी मर्यादा और यानी किस मर्यादा पालन की अपेक्षा भारतीय आवाम ताकत दल से या मुझसे करते हैं। इस मोहनदास करमचंद गांधी की मर्यादा कहां गई थी, जब वो उस आजाद हिंद फौज के खिलाफ जो है भड़का रहा था अपने भारतीयों को, और वो भारतीय जो कि अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, ताकि वो आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़े। और कौन आजाद हिंद फौज? जो इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना से लड़ रही थी। तो हमारे देश के लोग, इसलिए हमारे देश के लोगों को फैसला करने दीजिए। इन जो ये चमचा मंडली है पत्रकारों के रूप में, एक तो जीएनपीसी की चमचा मंडली है, जिसको कहते हैं लुटियन पत्रकारों का गिरोह,
और एक जो है मोदी का अंधभक्त, तो उनसे ही सवाल है और उनकी मानसिकता से सवाल है। और उनकी मानसिकता बल्कि जो है जो मानसिकता बीजेपी की मानसिकता है, मोदी जी की जो मानसिकता है, और साथ साथ जीएनपीसी और जीएनपीसी के जितने नेता हैं, राहुल, उनकी मानसिकता भी से भी सवाल है कि वो खुद बताएं कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा, बताएं। ये सवाल है और यही सवाल अब हमारे जागरूक होकर के आवाम भी कर रही है और करना शुरू कर दिया है। कुछ कांग्रेसी चमचे कहते हैं कि नेहरू ने जब इसी लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेज जो है मुकदमा चला रहे थे तो उनकी ओर वकालत के लिए खड़े हो गए। इतनी तो दिखावा वो माने दिखावा तो करना ही था इसको, इसने दिखावा किया। और वायसराय माउंटबेटन के इशारे पर गया था रंगून, आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था, वहां पर जैसा मैंने बताया था 20 किलो या 50 किलो का सोना था इसका, आज़ाद हिंद फौज का, जो कि जब यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जब नागासाकी और हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया तो वो घुटनों पे आ गया। आज़ाद हिंद फौज भी थोड़ी वो तितर बितर हो गई। तो उसके मुख्यालय पर गया था ये माउंटबेटन के इशारे पर ये नेहरू, तो 20 किलो या 50 किलो का सोना जो है ये चुरा लाया। खुद बताएं ये सब, ये तमाम तथ्य हैं। और तो दूसरी ओर जो है ये नेहरू जो है, माने जो टेलीग्राम आ रहे थे अमेरिका से, इंग्लैंड से, इन सबों को, इन दोनों को, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी देने वाले टेलीग्राम आ रहे थे। तो एक तो मोहनदास करमचंद गांधी ने आज़ाद हिंद फौज के ही खिलाफ जो है वो भारतीयों को भड़काया, और वो आज़ाद हिंद फौज जो हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए शहीद हो रही थी। और दूसरी ओर ये नेहरू जो है सुभाष चंद्र बोस के पीछे पड़ गया। फिर उसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी से पता चला कि वो रूस की ओर जो है रुख किए हुए हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उधर ही जो है रूसी शासकों से मिलकर के रूस या उसका एक क्षेत्र है साइबेरिया में, जिसमें घने जंगल हैं, और उन्हीं घने जंगलों में बीहड़ किस्म के जेल बने हुए हैं। उन्हीं जेलों में ये रूसी शासकों से मिलकर बंद करवाया, और बड़े बीहड़ किस्म के जेल हैं, जैसा कि कुछ एपिसोड में ये बताया गया था। वो इतने बीहड़ हैं कि एक बार कोई कैदी उसमें बंद कर दिया जाए तो बाहर नहीं आ सकता, सीधे वो ऊपर ही जाता है। उन्हीं बीहड़ जेलों में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राजभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसने बंद करवाया, और उसी में निर्मम यातनाओं के साथ इसने हत्या करवाई हमारे सुभाष चंद्र बोस को। इतनी बड़ी हत्या कराने के बाद इसने एक झूठी कहानी बनवाई कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना जो कि ताइवान फॉर्मोसा के पास हुई थी, और वो हवाई जहाज जो है जापान के टोक्यो से चला था रंगून या सिंगापुर के लिए, एक झूठी, ताकि लोगों का ध्यान इस साजिश की ओर न जाए। तो हमारे देश के लोग बताएं किस जवाहरलाल नेहरू से बढ़ करके देश का गद्दार कौन होगा, बताएं ना। और किस मर्यादा की बात करते हैं ये मोदी के अंधभक्त पत्रकार, और किस मर्यादा की उम्मीद करते हैं भारतीय जनता दल या मुझसे जो है ये, यानी इन देश के गद्दारों को बेनकाब करने में, बताएं ना। वो झूठी कहानी को ढकने के लिए इन सबों ने दो बार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा
एक बार नेहरू के द्वारा, दूसरी बार इंदिरा के द्वारा। नेहरू के द्वारा 1949 में और इंदिरा के द्वारा शायद 1971-72 में वो उस पर ठप्पा लगवाया कि नहीं, ये जो बात है कि नेताजी की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, वो सत्य है। लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए वो तो कहिए कि तीसरा जो कमीशन बैठा, मुखर्जी कमीशन, उसने जो है बिल्कुल साफ कह दिया कि ये हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु वाली जो कहानी है वो सत्य नहीं है, वह झूठी है और रचित है। लेकिन अफसोस कि वो रिपोर्ट बनाते जो है वाजपेयी वाली जो एनडीए सरकार जा चुकी थी 2004 में और यूपीए सरकार आ चुकी थी, तो फिर वो मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट जिसने ये निष्कर्ष निकाला था कि हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु वाली कहानी झूठी है, असत्य है, रचित है, तो उन्हीं जेएनपीसी वालों ने, यूपीए वालों ने इस रिपोर्ट को डंप कर दिया। तो खुद बताएं ये जेएनपीसी वाले वो कितने बड़े गद्दार हैं, और जो इसने झूठी कहानी रचवाई, नेहरू ने नेताजी को साजिशन जो है रूसी शासकों से मिलकर के जो मरवाया था उसको छिपाने के लिए इस तरह से जो झूठी कहानी बनवाई। तो हमारे देश के लोग खुद फैसला करें, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम खुद फैसला करें कि ये नेहरू जो है कितना बड़ा गद्दार था इस देश का। और यही नहीं, मरवाने के बाद इस नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस के परिवार के ऊपर जासूसी करवाता रहा जब तक ये जिंदा रहा, वो भी कड़ी निगरानी में। कोई चिट्ठी आती थी उनके परिवार के नाम से, तो उस चिट्ठी को पहले खुफिया लोग उसको पढ़ते थे, अतः वो चिट्ठी जो है मिलती थी। कोई चिट्ठी भी लोग भेजा करते थे, तो उस चिट्ठी को भी पढ़ा जाता था। कौन लोग उनके परिवार से मिलने आते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं, पूरी निगरानी बताइए। ये जैसे कि वो अपराधी हों। तो खुद हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम खुद फैसला करे कि ये नेहरू जो है किस स्तर का इस देश का गद्दार था। यही नहीं, उसने इस नेहरू ने माउंटबेटन, जो कि उसमें वायसराय था, अंतिम वायसराय था भारत का, उससे मिल करके एक ऐसा दस्तावेज तैयार करवाया। उस दस्तावेज के अनुसार हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज भी और हमेशा हर भारतीय के दिल में, उसके दिली दिमाग में राजभक्ति के रूप में, त्याग बलिदान के रूप में सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़े प्रतिमूर्ति के रूप में आज भी वो जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, देदीप्यमान हैं। उन हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसने उस दस्तावेज के अनुसार, जो दस्तावेज इसने माउंटबेटन के साथ तैयार करवाया था, उसके अनुसार इन नेताजी को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया। बताइए। तो हमारे आदरणीय आवाम खुद इस बात को गंभीरता से सोचे, फैसला करे कि इस नेहरू से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा, बताएं ना। और आजाद हिंद फौज को जब नेताजी की मृत्यु हो गई, उसको वापस अपनी भारतीय सेना में लेने की जब बात हुई, तो उस आजाद हिंद फौज में जितने इस्लाम आस्था वाले सैनिक थे, उसको तो जिन्ना ने अपनी पाकिस्तान की सेना में ले लिया। लेकिन ये नेहरू
उस आजाद हिंद फौज के जो बाकी बचे जो जो हिंदू सनातन आस्था या सिख आस्था वाले जो सैनिक बचे थे, उसको इस नेहरू ने साफ मना कर दिया भारत की सेना में लेने से। और उसने उसे बिल्कुल मैंने घोषित भी किया था कि इनको सेना इनको सेना में लेकर के इनको सम्मान नहीं देना है, बल्कि उसने बोला था कि बल्कि इनको होमगार्ड बना दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को होमगार्ड बना दो। ये बोला था गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, और जरा कल्पना करिए कि जिस साजिश के तहत इस मोहनदास करमचंद गांधी ने इस नेहरू को, और ये तथ्य वास्तव में भूलने वाला नहीं है कि जिस नेहरू के पक्ष में, यानी प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं, और इस देश की आवाम भी नहीं। देश की आवाम थी पक्ष में बनाने के, देश जो है, देश की आवाम प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी, मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में। कांग्रेस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। इस नेहरू के पक्ष में तो कोई था ही नहीं। तो जरा कल्पना करिए ना, उसी नेहरू को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के ऊपर थोपा। तो हमारे देश के लोग, आदरणीय भारतीय भाई बहन, खुद फैसला करें ना, इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़ करके कौन गद्दार होगा। और मोदी के अंधभक्त किस्म के जो पत्रकार हैं, जो कि भारतीय जनता दल से ये मर्यादा की बात करते हैं, खुद बताएं कि इस मोहनदास करमचंद गांधी ने जो इतनी बड़ी गद्दारी किया, उसने किस मर्यादा का पालन किया कि जिसके पक्ष में कोई हो ही नहीं, न तो कांग्रेस न तो आवाम। और उसे पूछा भी गया, इस मोहनदास करमचंद गांधी से जब लोगों ने पूछा कि भाई, जब इसके पक्ष में कांग्रेस थी ही नहीं, एक भी कांग्रेसी नहीं था, उसी को आपने जो है प्रधानमंत्री बनवाया, क्यों बनवाया आपने? तो उसके तर्क जरा सुनिए, उसके तर्क से इसकी मंशा को जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा मोहनदास करमचंद गांधी के मंशा या मंसूबे को ध्यान से जरा उसको पढ़ें। वो कह रहा है कि ये जवाहरलाल नेहरू एकमात्र एक सफल अंग्रेज था, इसीलिए उसने जवाहरलाल नेहरू को देश के ऊपर थोपा, प्रधानमंत्री के ऊपर। ये उसका तर्क था। अब हमारे आदरणीय भारतीय भाइयों जरा देखें इस बात को, क्योंकि उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हमारे अनेक राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, अमर शहीद अपने प्राण दे दिए। और फिर अंततोगत्वा इस मोहनदास करमचंद गांधी ने फिर एक अंग्रेज को ही बिठा गया जवाहरलाल नेहरू के रूप में। तो जीएनपीसी के जो चाटुकार पत्रकार हैं, लुटियन पत्रकार गिरोह, और मोदी के अंधभक्त जो पत्रकार हैं, जरा बताएं कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा, और कौन सी मर्यादा की अपेक्षा जो है भारतीय जनता दल से या मुझसे ये कर रहे हैं। आज जिन तथ्यों को इन सब ने दबा के रखा हुआ है, बताइए ना। और देश वास्तव में बढ़ता नहीं, लेकिन देश बांटने का प्रस्ताव खुद कांग्रेस ने पारित किया हुआ है। यह भी तथ्य, यह भी सच्चाई कितने भारतीय भाई बहनों को मालूम है, कितने हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मालूम है, कितने हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को मालूम है कि कांग्रेस ने देश बांटने का, देश विभाजन का प्रस्ताव पास किया हुआ है।
और ये सच्चाई जो है क्यों छुपाई गई, और ये सच्चाई जो है जितनी भी बातें मैं अभी बता रहा हूँ या यूट्यूब में बातें हैं उस पर जो है पर पूरी की पूरी घिघी बंद है समाजवादी पार्टी के लोगों की, बीजेपी वालों की, आरजेडी वालों की, बहुजन समाज पार्टी वालों की, टीएमसी वालों की, शिवसेना की, एनसीपी की, बीजेडी की, वाईएसआरसी की, टीडीपी की, डीएमके की और एआईएडीएमके की और अकालियों की। ये सारी बातें कि क्या क्या गद्दारियां किया मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्या क्या गद्दारियां किया इसने मोहनदास करमचंद गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस पर जो है जितने राजनीतिक दलों का भी नाम लिया गया है सबकी घिघी बंद है, जबकि मैंने जो कि भारतीय जनता दल ये बता रहा है सारे तथ्य हैं, लेकिन किस तरह से यानी सारी पार्टियां जो है इसको ढक रही हैं। अब बीजेपी जो है मतलब जो कि इसमें जो कि इसमें सत्ताधारी है उसको बखूबी मालूम है कि यही मोहनदास करमचंद गांधी, देखिए ये यानी कितनी बड़ी देशद्रोही है बीजेपी के लोग। सरदार पटेल को बस आगे लाते हैं कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की उन्होंने 562 रियासतों को मिलकर के भारत बनाया, लेकिन सरदार पटेल के साथ हुआ क्या इस पर जो है इन बीजेपी वालों की घिघी बंद है। क्यों कि यहीं से तो जो है वो कहानी शुरू हो जाएगी कि किस प्रकार जो है इस मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश के साथ गद्दारी किया, उस नेहरू को देश के ऊपर थोप करके, जो नेहरू जिस नेहरू को कहता था कि एक सफेद अंग्रेज है। तो बीजेपी वाले जो है कितने खतरनाक ये भारतद्रोही देशद्रोही है कि मोहनदास करमचंद गांधी इस तरह की गद्दारी को पर इनकी घिघी बंद रहती है। और कांग्रेस ने खुद जो है देश विभाजन का प्रस्ताव पास किया हुआ है। इस पर भी बीजेपी वालों की, ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे और जो मोदी के जो अंधभक्त किस्म के यूट्यूब पर बैठे हुए हैं उनकी भी घिघी बंद है कि कांग्रेस ने खुद देश विभाजन का प्रस्ताव पास किया हुआ है और खुद वो अंधभक्त किस्म के जो मोदी के अंधभक्त पत्रकार हैं वो भी और बीजेपी भी, और बीजेपी के सभी लोग जवाबदेह इस बात का है कि जब कांग्रेस ने खुद देश विभाजन का प्रस्ताव पास किया हुआ है तो कैसे जो है बीजेपी वाले जो है देश विभाजन का ठिकरा जो इन कांग्रेसियों ने, इस जेएनपीसी वालों ने देश विभाजन का इल्जाम जो है मोहम्मद अली जिन्ना के सर पर फोड़ने की जो साजिश जेएनपीसी ने की है, उसी साजिश में ये भी शामिल हैं बीजेपी वाले। तो देश को बताएं ना कि देश विभाजन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने खुद पास किया हुआ है। इस पर बीजेपी वालों की घिघी क्यों बंद है, बताएं देश को। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्या क्या गद्दारी की गई इन मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसको भी बताएं और बताएं क्या इस पर इनकी घिघी क्यों बंद है। यही तो गद्दारी है बीजेपी वालों की। यही तथ्य जो है भारतीय जनता दल अपने अवाम के सामने जो है वो रख रहा है। और यही नहीं, वो जो प्रस्ताव पास हुआ देश विभाजन का, उसका एक ही आदमी ने उसका विरोध किया था,
उसको भी ये बताएं सब, बीजेपी वाले, एनपीसी वाले और जितनी पार्टियों का नाम अभी लिया गया है। उस प्रस्ताव का विरोध करने वाले सब एकमात्र थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस की इस करतूत पर, यानी भारत विभाजन के प्रस्ताव पारित करने पर, वो देशभक्त और कट्टर किस्म के देशभक्त सैफुद्दीन किचलू साहब ने बहुत ही लताड़ लगाई इस कांग्रेस को। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP के रहने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान। उनके दो नाम और मैं बताता रहता हूँ कि सीमांत गांधी भी उसको उनको कहते थे और फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। इस प्रकार उनके 4 नाम हैं। जब ये प्रस्ताव पास किया तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान उसी कार्य समिति में रो पड़े और ये कहते रो पड़े कि इन कांग्रेसियों ने हमको उन्हीं देश के बांटने वालों के भेड़ियों के हवाले कर दिया है। ये तथ्य है। इन सारे तथ्यों को बीजेपी वाले जो है पूरा निकल गए हैं, पूरी इनकी घिघी बंद है। तो ये जितने भी अंधभक्त किस्म के हैं या भाट किस्म के हैं, ये एनपीसी के जो भाट पत्रकार हैं और जो है ये मोदी के जो अंधभक्त किस्म के हैं, बताएं इस बात पर कि कौन सी मर्यादा और कौन सी मर्यादा और किस मर्यादा का इसमें जो देश के खिलाफ इतनी बड़ी गद्दारी की जा रही है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेता सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गद्दारी की जा रही है और ये बात कर रहे हैं मर्यादा की कि भारतीय वामता गद्दल या मैं जो है वो मर्यादा का पालन नहीं कर रहा हूं। इतनी बड़ी गद्दारों के विषय में, उनके गद्दारी के विषय में मैं अपने देशवासियों को, और ये वास्तव में जो मोदी के अंधभक्त किस्म के जो पत्रकार हैं, खास करके वो हर्षवर्धन त्रिपाठी है और वो प्रदीप सिंह है और एक कोई है DK दुबे है, मनीष ठाकुर इत्यादि हैं, जो भी हैं, उनको कदापि नहीं भूलना चाहिए कि ये बीजेपी जो है सिर्फ जो है सरदार पटेल को सीमित रूप में क्यों लाती है, सुभाष चंद्र बोस को सामने क्यों नहीं लाती। और बिल्कुल स्पष्ट सिर्फ कि नेहरू ये देश के सबसे बड़े गद्दार के रूप में बेनकाब न होने पाए, इसीलिए मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के सबसे बड़े गद्दार के रूप में बेनकाब न होने पाए, इसीलिए वो नहीं लाती है बीजेपी सुभाष चंद्र बोस को आगे, नाम जरूर भुनाती है। ये भी देखिए गद्दारी, उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस बस घोषित कर दिया। ये बीजेपी की गद्दारी चलते कि उसने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को इसने गणतंत्र दिवस से जोड़ दिया। और गणतंत्र दिवस क्या है भाई? गणतंत्र दिवस तो वो है जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ। उस दिवस को इस मोदी महोदय ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी से जोड़ दिया। और सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने का ये सब दावा करते हैं बीजेपी वाले और उनके अंधभक्त किस्म के पत्रकार। जॉर्ज पंचम क्या था भाई? जॉर्ज पंचम इस भारत का दुश्मन, अंग्रेज, इंग्लैंड का राजा। उसी जगह जो है मोदी महोदय ने उसी जगह हमारे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं। मूर्ति लगवा करके कहते हैं कि इन्होंने जो है वो सुभाष चंद्र बोस का सम्मान दिया। बताइए किस ढंग से अपमानित किया। कहा जॉर्ज पंचम और हमारे कितने बड़े जो है हमारे देशभक्ति के और त्याग बलिदान के इतनी बड़ी जो है प्रतिमूर्ति को जॉर्ज पंचम के स्थान पर लगवाई और लगवा करके
क्या झूठा दावा और दम भरा कि वो सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दे रहे हैं। तो कितने छली और कपटी हैं सब। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जब ये प्रधानमंत्री था तो इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो लगवाया भारतीय नोटों पर। तो यही तो सवाल भारतीय जनता दल कर रहा है कि जो लोग आज ये जब ये सारे तथ्य जो है हमारी आदरणीय भारतीय आवाम के सामने रखे जा रहे हैं, भारतीय आवाम इसके प्रति जागरूक हो रही है, तो कह रहे हैं कि पुरानी बातें क्यों ला रहे हैं, नेहरू और गांधी के पीछे पड़ने से क्या होगा, और जो है इतनी जलन क्यों है, मर्यादा का ख्याल रखें। मान लीजिए कि ये सब न किया जाए तो क्या ये इससे रुक जाएंगे? हर किताब में नेहरू और इन गद्दार नेहरू की, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो रहेगी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गाना भी चलता रहेगा। ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये गांधी का देश है और नेहरू का देश है। और भारतीय नोटों पर उसी गद्दार जो मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो भी चलती रहेगी। और देश के नक्के पर, हर एक ईंट पत्थर पर, हर एक जो है हवाई अड्डे पर और शिक्षण संस्थानों पर, प्रमुख जो संस्थानों पर इन्हीं गद्दारों का नाम रहेगा। और जब आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता दल एक अकेला, मेरा दावा तो नहीं है लेकिन विश्वास है, अकेला जो है संगठन है जो कि इन दोनों गद्दारों के विषय में उनकी सच्चाई को, उनके गद्दारी की सच्चाई को जब अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने रख रहा है तो उन सच्चाइयों पर इनको नहीं बोलना है कि भाई कि मैं गलत कर रहा हूं या ये नहीं, सच्चाई तो ये है आप गलत कर रहे हैं। बस वही पुरानी बात, गड़े मुर्दे वो उखाड़ रहे हैं, मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। ये है। अरे इसको जरा इन सबों का हमारे आदरणीय भारतीय भाई में कि कितने नीच किस्म के हैं ये, कि इन गद्दारों का महिमा मंडन हो रहा है और ये खामोश है। हमारे सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से इन्होंने दबाया हुआ है, किस तरह से हमारे चंद्रशेखर आजाद को दबाया हुआ है, भगत सिंह को दबाया हुआ है, और भगत सिंह को इन्होंने आतंकवादी लिखवाया इन्हीं कांग्रेसियों ने। तब कहाँ थे ये प्रदीप सिंह वगैरह जो है, भगत सिंह को आतंकवादी जो है लिखवाया इन कांग्रेसियों ने। तब ये प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी वगैरह कहाँ थे और किस मर्यादा की बात करते हैं। लेकिन इतना विश्वास रखें और इतना वो भी समझ जाएं कि हमारी आवाम वास्तव में देशभक्ति के माहौल में जिस दिन जागरूक हो गई तो उस दिन सोच लें कि इन जीएनपीसी वालों का क्या हाल होगा, इन जीएनपीसी के जो चमचा मंडली किस्म के पत्रकारों का क्या हाल होगा, उस मीडिया का क्या हाल होगा, और जो मीडिया और जो इनके जो मोदी के अंधभक्त जो है वो पत्रकारों का क्या हाल होगा। और एक बात और कि इतने जहरीले वातावरण में अब इन सबों ने ये शुरू कर दिया है वो हिंदू सनातन का माहौल। सवाल इस बात का है कि इस देश को जो संविधान बनाया गया उस संविधान आधारित माहौल की आवश्यकता है कि हिंदू सनातन और संस्कृति के नाम पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर जो है यानी चोर दरवाजे से, बैकडोर से यानी पंथ को देश के ऊपर थोपने की साजिश को कबूल करना। तो इतनी शातिर है बीजेपी वाले। तो बीजेपी वालों से बिल्कुल सवाल है कि हमारा देश जो है पंथ आधारित नहीं है। हमारा शुद्ध जो है ये भारत के संविधान से संचालित जो है
संचालित, नियंत्रित, निर्देशित, आदेशित और संविधान की सभी, भारत के संविधान की सभी शपथ लेते हैं। अभी 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 डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने हैं ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य के रूप में उन्होंने शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, हिंदू राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ नहीं ली है। यह तथ्य है, तभी बीजेपी वाले इसको हिंदू राष्ट्र को बोलते हैं। इतना झूठ फैलाया जा रहा है और उसी झूठ का जब आईना दिखाया जा रहा है तो तरह तरह के कुतर्क के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इनके कुतर्कों में ना है। इस देश को, यह देश जो झेल रहा है, बिखराव झेल रहा है। जातिवाद का बिखराव है, संप्रदायवाद का बिखराव है, सांप्रदायिकता का बिखराव है, भाषावाद का बिखराव है, प्रांतवाद का बिखराव है। कई बिखराव नहीं बल्कि कट्टरता भी है और उसके आधार पर नफरत भी है। और सबसे बड़ी नफरत जो है हिंदू मुस्लिम की नफरत। तो हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने वाले आज जो है वो सनातन की बात करते हैं। भाईचारे का जिस देश को कितनी जरूरत है, आपसी भाईचारे की कितनी जरूरत है, उसका बराबर उपहास जो है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ करता है और ये भारत विरोधी ये सुधांशु त्रिवेदी करता है और भारत विरोधी उसको बोला जाएगा। इस देश को भाईचारे की आवश्यकता है। हमको बुलाया तो मैं उसको आना दिखाऊं। हमको यदि उसका सामना करा जाए, इस देश को जो है भारतीयता आधारित भाईचारे की आवश्यकता है, भारतीयता आधारित सद्भाव की आवश्यकता है। ये थोप रहा है जो वो हिंदू सनातन संस्कृति वगैरह जो है, और जिसको विकसित करना है हमारी साझी विरासत, साझी सोच, साझी समझ, इसको विकसित करना। और यही लेकर के हमारा भारत का संविधान बना है। इसी को पुष्ट किए जाने की आवश्यकता है, इसी को पुख्ता किए जाने की। इसको बर्बाद करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जैसे तमाम जो है तत्व जो है वो आ गए। तो इनको नहीं, बीजेपी वालों के मंसूबों को ठीक से जरा समझिए कि ये कितने खतरनाक है। तो इसीलिए तो भारतीय जनता दल जो ये 2 चुनाव हो रहे हैं हिमाचल में और गुजरात में, तो वहाँ के जो मतदातागण आदरणीय भारतीय भाई बहन है, मतदातागण जो हमारे आदरणीय भारतीय अवाम है, उनसे गुजारिश है इनको पक्का सबक सिखाइए। और इस मैंने इस निराशा में मान लीजिए हमको आना था, हम नहीं आ पाए। किन्हीं कारण का वो संसाधन का ही कारण था। संसाधन को जो है संसाधन को मोबिलाइज किया जा रहा है, हो जाएगा। तो उन्हीं कारणों है हम आ नहीं पाए। अब जबकि मैंने कहा भी था ऐसी बात नहीं है, लेकिन विकल्प है, पक्का विकल्प है नोटा का। आप लोग एक स्वर से, एक मुश्त 100% हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जो हिमाचल प्रदेश के मतदातागण के रूप में, हमारे गुजरात के मतदातागण के रूप में, हमारे जो भारतीय भाई बहन है, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम नोटा का इस्तेमाल करे और नोटा दबाए। तो नोटा के संबंध में यदि कोई तिकड़म भी है, मान लीजिए चुनाव आयोग का, वह भी खुल के सामने आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का कोई इस तरह से जो है वो फैसला भी है, वो भी बेनकाब हो जाएगा। इसलिए कि ताकत जो है अवाम की है, वही ताकत का प्रदर्शन करना है। और जब तक प्रदर्शन आप नहीं करेंगे तब तक इन सबों की साजिश चलती रहेगी। भारतीय अवाम ताकत बराबर आपको, इसका नाम ही है भारतीय अवाम ताकत दल। भारत के अवाम को ताकतवर बनाना है। ये सारी जो पार्टियां हैं वो बांट करके, जातिवाद के आधार पर बांट करके, भाषावाद के आधार पर बांट करके, प्रांतवाद के आधार पर बांट करके
और जो है संप्रदायवाद के आधार पर बांटकर आपको कमजोर से कमजोर करना चाहती हैं। तो ये आपकी दुश्मन है। भारतीय आवाम ताकत दल आपको एक करके आपको ताकतवर बनाना चाहता है, और अपनी ताकत का इजहार करिए, प्रदर्शन करिए, उस ईवीएम मशीन पर नोटा दबाइए, वहीं से कई समस्याओं का समाधान की शुरुआत वहीं से होगी। तो हमारी जो आदरणीय अवाम है वो जागरूक हो रही है। कोई कमेंट देखा गया सोशल मीडिया पर, वो कोई मिश्रा जी हैं हमारे भारतीय भाई वाराणसी के, उन्होंने साफ कहा कि भाई कि यूट्यूब वाले सर जो है देश में एकता लाने के लिए सारी दीवारें जातिवाद की, संप्रदायवाद की, भाषावाद की, प्रांतवाद की, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मीडिया वर्ग है, अब मीडिया में जो पत्रकारों का गिरोह है, वो जातिवाद को, संप्रदायवाद को, भाषावाद को, प्रांतवाद को, इस बिखराव की चिंता करता ही नहीं है। नहीं इसकी चिंता करता है, नहीं इस पर चर्चा करता है, इसको खतरा नहीं मानता, सिर्फ गद्दार जीएनपीसी के पक्ष में वो माहौल बनाता है। ये लुटियन पत्रकारों का गिरोह, जिसमें सबसे पहले आता है रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और एनडीटीवी के जितने भी वो पत्रकार हैं, वो संकेत उपाध्याय भी है, उसमें निधि राजदान भी है, अखिलेश शर्मा भी है, श्रीनिवासन जैन भी है और निधि कुलपति भी है। उसी प्रकार न्यूज 24 के भी पत्रकार हैं, संदीप चौधरी, मानव गुप्त और आशुतोष है, मुकेश कुमार है, अमरीश कुमार है, अजीत अंजुम, आलोक जोशी, शीतल पी सिंह, एनके सिंह, कौन श्रवण गर्ग है, इसमें तमाम है। ये सब घोर जो है वो भारत विरोधी, सिर्फ इस गद्दार जीएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाना, बेशर्म किस्म के। शर्म नहीं आती कि भाई इसी देश में खाते हैं और जो है सम्मान पाते हैं, सारी सुविधाएं पाते हैं, और देश के गद्दारों के पक्ष में जो है वो माहौल बनाते हैं और उपदेश देते हैं वो दूसरों को। तो और इन समूह की विशेषताएं जरा देखिए। देश में जो नफरत फैलाने वाले यानी इतने खतरनाक तत्व जो है सामने आ गए हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमेशा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को और इस्लाम पंथ पर हमेशा आक्रमण करता है, आधारहीन। कई बार बताया गया है कि हमारे स्वामी विवेकानंद, जो हमारे महान संत और दार्शनिक थे, स्वामी विवेकानंद, और हमारे जो संत हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, रविदास हैं, इन्होंने बराबर सिखाया है कि सभी पंथों का आदर कर, और सूफी संत कि हर पंथों का आदर करना है। उनके सामने ये कुछ नहीं है, उनके सामने ये इनकी कोई हैसियत नहीं है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर वो हमेशा वो इस्लाम पंथ पर आक्रमण करना और जो है नफरत की एजेंसी खोलना। और इतना जान लीजिए कि जितने भी नफरत फैलाते हैं, उससे तो किसी ने कहा कि नफरत जो है, जो जीएनपीसी की जो आईटी सेल है, वो पूरी नफरत की फैक्ट्री ही है, और इस तरह से फैलाती है कि वो लग रहा है कि कोई बीजेपी का बंदा होगा या बीजेपी का कोई संगठन होगा नफरत फैलाने वाला, जबकि होता है वो जीएनपीसी के आईटी सेल से होता है। तो जहां से भी हो, नफरत फैलाने का जो एजेंडा है वो चीन का है। जैसे मैंने बताया था कि चीन भारत को जीतना चाहता है, वो भी बगैर युद्ध के। तो उसमें उसका सबसे बड़ा हथियार है देश में नफरत फैलाने वालों का, जो ये एक साजिश चल रही है। और उस साजिश में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की। इसके बाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती की, तब इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान और
उतना ही खतरनाक जो है ये वामन मेश्रम और राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, ये हमारे देखिए ये वामन मेश्रम, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ क्या आग उगलता है। बात यहीं तक नहीं है, तब ये पुष्पेंद्र कुलशेष की गिग्गी बंद रहती है, तब ये हिमांशु त्रिवेदी की गिग्गी बंद रहती है, असदुद्दीन की ओवैसी की भी गिग्गी बंद रहती है, कि जो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो आग उगलता है, ये देशद्रोही वामन मेश्रम, देशद्रोही जो है राजरत्न ये अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, ये सब बिल्कुल माने खतरनाक किस्म के देशद्रोही हैं, हम जो कि हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले या सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ आग उगलते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये जो है वो अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब ने अपमान सहा, जलालतें झेली और जातिवादी जो है वो कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके मन में प्रतिशोध की बात वो कभी नहीं आई। उन्होंने बराबर कहा कि भाई इस तबके के साथ एक जो है सुनियोजित हजारों हजार साल तक सिस्टमेटिक इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको चोट मिली, इनको घाव मिला है, इनको मरहम लगाने की आवश्यकता है, ये बोलते हैं। लेकिन ये सब आज ब्राह्मण कहे जाने वाले और हमारे वो सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय बहनों के खिलाफ दिन रात आग उगलते हैं, जिस पर कि सुधांशु त्रिवेदी और पुष्पेंद्र कुलशेष, असदुद्दीन ओवैसी की गिग्गी बंद रहती है। अब ये चूंकि लंबा हो रहा है, थोड़ा इसको समाप्त करना है, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।